हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में मैं आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में बताऊंगी कि नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल क्या होता है। तो चलिए कंप्यूटर नेटवर्किंग में प्रोटोकॉल क्या है ये जान लेते हैं। प्रोटोकॉल जो होता है नियमों का एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है और उसी के द्वारा जो है इंटरनेट में किसी प्रकार के डाटा का आदान प्रदान किया जाता है। अगर नेटवर्किंग में कोई भी प्रोटोकॉल नहीं होगा तो डाटा का आदान प्रदान संभव नहीं है। तो आज हम प्रोटोकॉल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे ये जान लेते हैं। सबसे पहला देखिए प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इस प्रोटोकॉल के जो प्रकार हैं कौन कौन से हैं और प्रोटोकॉल कैसे काम करता है। तो चलिए एक एक के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहला देखेंगे प्रोटोकॉल क्या है। तो प्रोटोकॉल जो होता है एक तरह के सेट ऑफ रूल्स होते हैं, मतलब कि नियमों के एक ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं जो डिजिटल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोटोकॉल के द्वारा ही यह तय होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क पर डाटा कैसे ट्रांसमिट होगा, कैसे रिसीव होगा। कंप्यूटिंग में प्रोटोकॉल को डिजिटल लैंग्वेज भी कहा जाता है। इनके बिना जो होता है इंटरनेट पर एक दूसरे से संवाद करना संभव नहीं है और ना ही डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इंटरनेट पर हमारे द्वारा भेजी गई कोई भी फाइल अथवा मेल इसी इंटरनेट प्रोटोकॉल के अनुसार कार्य करते हैं। मतलब कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब ही होता है नियमों का एक समूह। जब हम इंटरनेट पर कोई भी कार्य करते हैं, कुछ भी डाटा का आदान प्रदान करते हैं या कोई मेल भेजते हैं, कोई फाइल भेजते हैं या कुछ डाउनलोड करते हैं, तो हर चीज़ के लिए एक नियम बना हुआ है और इसी नियम के समूह को ही प्रोटोकॉल कहा जाता है। अगर ये नियम या समूह नहीं होंगे तो क्या होगा कि डाटा का आदान प्रदान कभी भी नहीं हो पाएगा। तो उदाहरण के लिए हम जान लेते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन ने भी अपने व्यवस्थित यातायात के लिए कई ट्रैफिक रूल्स बनाए हैं। मतलब कि जब आने जाने के लिए हमने बहुत सारे रूल्स बनाए हुए हैं जिन्हें फॉलो करके हम अपना समय भी बचाते हैं और इससे हमारी सुरक्षा भी बरकरार रहती है। वैसे ही इंटरनेट नेटवर्क पर डाटा के सिस्टमेटिक और सेफ ट्रांसफ़र के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं जिन्हें हम नेटवर्क प्रोटोकॉल भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर एक प्रोटोकॉल डाटा कम्युनिकेशन करने के लिए नियमों और दिशा निर्देशों का एक समूह होता है। यह कई प्रकार के होते हैं और इनके कार्य भी भिन्न होते हैं, इसलिए इन्हें अलग अलग नामों से परिभाषित किया जाता है। इनमें कुछ कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड को निर्दिष्ट करते हैं और कुछ ट्रांसमिशन प्रोसेस पर पूरी जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रोटोकॉल्स के द्वारा किए जाने वाली प्रक्रियाओं में डाटा फ्लो रेट, डाटा टाइप, प्रोसेस नेचर और डिवाइस मैनेजमेंट आदि शामिल हैं। प्रोटोकॉल के जो काम करने का तरीका है उसके बारे में बात करें तो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक कुछ डाटा भेजने के लिए ही करते हैं। वो डाटा टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकते हैं, वीडियो या और भी बहुत कुछ हो सकता है जिसे हम इन प्रोटोकॉल्स के इस्तेमाल से कहीं भी भेज सकते हैं, वो भी बिना किसी परेशानी के। चाहे डिवाइस कितनी भी दूरी पर हो, प्रोटोकॉल उन डिवाइस के बीच जिनको आपस में डाटा ट्रांसफ़र करना है एक पीयर टू पीयर कनेक्शन बनाता है। इस पीयर टू पीयर कनेक्शन के कारण ही सभी डिवाइसेस इतने अच्छे से आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। प्रोटोकॉल जो होता है महत्वपूर्ण क्यों है ये जान लेते हैं। प्रोटोकॉल के बिना कोई भी डिवाइस पूरे नेटवर्क पर एक दूसरे के द्वारा भेजे गए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को समझने में असमर्थ होती है। इन नेटवर्क प्रोटोकॉल का कार्य इन डिवाइस के मध्य संपर्क कराना होता है। इसके अलावा भी कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो इन प्रोटोकॉल की इम्पोर्टेंस को दर्शाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहला नंबर देखेंगे
जब दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपस में संपर्क करती हैं तो वह सफलतापूर्वक कार्य कर पाए, इसके लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं जिन्हें हम प्रोटोकॉल कहते हैं। इन्हीं प्रोटोकॉल का पालन करते हुए डिवाइस के बीच सेफ डाटा ट्रांसफ़र हो पाता है। सेकंड नंबर देखेंगे तो प्रोटोकॉल के द्वारा यह तय होता है कि सभी प्रोग्राम एक ही फॉर्मेट में ही लिखे गए हैं। अगर हम इन्हें अलग अलग लिखते हैं तो यह प्रोग्राम किसी अन्य के साथ बातचीत करने में असमर्थ होंगे। थर्ड है, जब हम डाटा को किसी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक भेजते हैं तो वह सीधे उस तक ही पहुँचे, इसके लिए प्रोटोकॉल ही उसे सिक्योरिटी और डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए सोर्स प्रदान करते हैं। फोर्थ नंबर, जब किसी डिवाइस तक डाटा भेजा जाता है तो उसे कैसे रिसीव करना है और किस तरह से रिस्पॉन्स देना है, यह सब प्रोटोकॉल के द्वारा बनाए गए रूल्स पर ही निर्भर करता है। अब हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल्स के कुछ प्रकार हैं जिनके नाम मैं बता रही हूँ आपको। सबसे पहला नंबर देखेंगे FTP मतलब कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, MIME मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और है UUCP यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोटोकॉल। ये सिर्फ कुछ प्रोटोकॉल्स के नाम हैं, आगे हम और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जान लेते हैं प्रोटोकॉल्स के इतने सारे प्रकार हैं। तो सबसे पहला नंबर देखेंगे TCP/IP। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोनों साथ में कार्य करते हैं, इसलिए इनको एक साथ लिखा गया है TCP/IP प्रोटोकॉल के नाम से। अगला नंबर है SLIP। इसका मतलब होता है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला नंबर है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फोर्थ नंबर है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिफ्थ है टेलनेट। सिक्स है इथरनेट। सेवेंथ है गोफर। 8 नंबर में टेलनेट को डबल दे दिया गया है। अगला है UUCP यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोटोकॉल। 10th में है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला नंबर है POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगला नंबर है X400। अगला है MIME मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। 14th नंबर में है SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। 15 नंबर में है UDP यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। 16 नंबर में है PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो चलिए हम एक एक प्रोटोकॉल के बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहला नंबर देखेंगे TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका जो काम होता है इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। मतलब किसी भी प्रकार के डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। यह डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में विभाजित करके नेटवर्क के जरिए डेस्टिनेशन मतलब कि अंतिम पड़ाव तक सेंड कर देता है, जहां इसे वापस जोड़ लिया जाता है। पहले क्या करता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, डाटा को छोटे छोटे भागों में या छोटे छोटे पैकेट्स में विभाजित कर लेता है और फिर उसको सेंड करता है जहां तक उसको पहुंचाना है वहां तक। और जब डेस्टिनेशन तक वो डाटा पहुंच जाता है तो वापस से वो पहले जैसा बन जाता है। यही होता है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का कार्य। चलिए अब हम जान लेते हैं IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपने IP एड्रेस के बारे में ज़रूर सुना होगा। यह TCP के साथ मिलकर काम करता है। पैकेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए IP का उपयोग एक तरह से एड्रेसिंग के लिए किया जाता है। कहने का मतलब ये है जब भी कोई डाटा ट्रांसमिट होता है तो उस डाटा के ऊपर एक IP एड्रेस लगा होता है। तो यही IP एड्रेस मतलब कि इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है
तो डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए हर एक डाटा के ऊपर आईपी एड्रेस लगाया जाता है और इसके जरिए ही फाइनल डेस्टिनेशन तक डाटा को पहुंचाया जाता है। और यही आईपी एड्रेस जो होता है उसको कहाँ तक पहुंचाना है उसकी जानकारी उस आईपी एड्रेस में दिया रहता है। अगला नंबर है सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब कि SLIP। SLIP का जो पूरा नाम है देख सकते हैं, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल है। यह इंटरनेट प्रोटोकॉल का पुराना रूप है, मतलब कि आईपी का पुराना रूप है। इसे सीरियल पोर्ट और मॉडेम कनेक्शनों के कार्य के लिए विकसित किया गया था। इसे संक्षेप में स्लिप कहा जाता है। यह वास्तव में पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल का ही दूसरा रूप होता है, परंतु इसका उपयोग अब बहुत कम किया जाता है क्योंकि यह डाटा ट्रांसमिशन में होने वाली गलतियों का पता नहीं लगा पाता है। तो अब अगला हम जान लेते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP। ये नाम से ही पता चल रहा है कि फाइलों का ट्रांसफ़र करता होगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। इसका जो पूरा नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल फाइल्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर कॉपी करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फाइलों के प्रकार में प्रोग्राम फाइलें, मल्टीमीडिया फाइलें, टेक्स्ट फाइलें और डॉक्यूमेंट आदि हो सकते हैं। मतलब कि इन सभी प्रकार के फाइलों को यह ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है। FTP जो होता है 2 कनेक्शन स्थापित करता है। ये कनेक्शन TCP प्रोटोकॉल की मदद से स्थापित किए जाते हैं। पहला जो कनेक्शन होता है क्लाइंट तथा सर्वर के बीच में कमांड तथा उसका रिस्पॉन्स देने के लिए किया जाता है, और दूसरा जो कनेक्शन होता है डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। FTP प्रोटोकॉल बाइनरी तथा टेक्स्ट फाइल आदि का आदान प्रदान करता है। हम अगला जान लेते हैं HTTP, मतलब कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम WWW कहते हैं, इसमें वेब पेजेस को ट्रांसफ़र करने के लिए बनाए गए नियमों का एक समूह होता है। इसके बिना वेब और क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल पर किसी भी तरह का डाटा एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर आपके पास WWW नहीं है तो आप वेब सर्वर मतलब कि इंटरनेट और क्लाइंट सर्वर मतलब कि क्लाइंट कंप्यूटर के बीच में कोई भी डाटा का आदान प्रदान नहीं कर सकते। जब हम वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करके किसी वेब पेज की रिक्वेस्ट करते हैं तो यह HTTP प्रोटोकॉल ही उस वेब पेज को लाने का कार्य करता है। अब जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं या कोई भी वेब पेज खोलते हैं तो HTTP ही होता है जो उस वेब पेज को आपके पास ओपन करके दिखाता है। कुल मिलाकर जब भी हम किसी ब्राउज़र का उपयोग करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से हम HTTP का उपयोग करने लगते हैं। यह एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो TCP/IP प्रोटोकॉल के शीर्ष पर चलता है। अब हम जान लेते हैं टेलनेट। टेलनेट क्या होता है? टेलनेट जो होता है नियमों का एक सेट है जिसका उपयोग एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। इस कनेक्शन की जो प्रक्रिया होती है उसको हम रिमोट लॉगिन कहते हैं। यह एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर कार्य कर रहे यूज़र को दूर स्थित किसी दूसरे कंप्यूटर से जोड़ देता है। इसके द्वारा हम दूर स्थित कंप्यूटर में लॉगिन कर सकते हैं और उस कंप्यूटर पर आसानी से कार्य कर सकते हैं। मतलब कि आप एक ही स्थान पर बैठे हैं और एक ही स्थान पर बैठे बैठे आप कहीं दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन के थ्रू उस कंप्यूटर के कमांड को संभाल सकते हैं और उस कंप्यूटर पर आसानी से कार्य कर सकते हैं। कनेक्शन की जो रिक्वेस्ट होती है तो रिक्वेस्ट करने वाले कंप्यूटर को हम कहते हैं लोकल कंप्यूटर, और जो कनेक्शन को स्वीकार करते हैं उन्हें हम कहते हैं रिमोट कंप्यूटर। तो यदि आप लोकल कंप्यूटर में रिमोट लॉग इन कमांड टाइप करते हैं तो इन कमांड को रिमोट कंप्यूटर में एग्जीक्यूट किया जाता है। आप अपने मॉनिटर में देख सकते हैं कि इस रिमोट कंप्यूटर में क्या क्या प्रक्रिया चल रही है। ठीक है,
तो इस तरीके से कार्य होता है कि आप अपने एक लोकल कंप्यूटर से एक रिमोट कंप्यूटर मतलब कि दूर स्थित कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं और उस दूर स्थित कंप्यूटर में रिमोट लॉगिन के द्वारा कनेक्ट हुए रहते हैं और उसमें जो भी प्रक्रिया चलेगी, जो भी कार्य होंगे, वो आपके कंप्यूटर पर आपको दिखाई देने लगते हैं। तो इस तरीके से आप उस कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं। अगला नंबर है ईथरनेट प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस आदि में लैन कनेक्शन का उपयोग होता है और इस प्रकार के कनेक्शन के लिए ईथरनेट का प्रयोग किया जाता है। किसी कंप्यूटर को लैन मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए उसमें ईथरनेट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मतलब कि NIC होना जरूरी होता है। आगे हम जान लेते हैं गोफर। गोफर एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग रिमोट साइटों से डॉक्यूमेंट को खोजने और पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब कि कुल मिलाकर गोफर जो होता है खोजने का कार्य करता है किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को। गोफर के माध्यम से अन्य कंप्यूटरों के साथ ऑनलाइन कनेक्शन शुरू करना संभव है। यह क्लाइंट, सर्वर, प्रिंसिपल पर भी काम करता है। यह इंटरनेट का एक अन्य उपकरण है जो मेनू आधारित प्रोग्राम है जो आपको यह जानने के लिए ब्राउज करने में सक्षम बनाता है कि सामग्री कहाँ स्थित है। यह आपको रिसोर्सेज की सूची खोजने देता है और फिर आपको कंटेंट भेजता है। मतलब कि आप इंटरनेट पे कोई जानकारी खोजना चाहते हैं तो आप गोफर की मदद से उसको खोज सकते हैं। आगे है ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल TFTP। यह FTP मतलब कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की तुलना में यह एक साधारण प्रोटोकॉल होता है जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल को ट्रांसफ़र करता है। FTP भी वही कार्य करता है और TFTP भी वही कार्य करता है। इसकी एकमात्र विशेषता यह होती है कि इसके अंदर किसी क्लाइंट प्रोसेस व सर्वर प्रोसेस के बीच फाइल को प्राप्त करने व भेजने की योग्यता होती है। आगे हम जान लेते हैं यूनिक्स टू यूनिक्स प्रोटोकॉल UUCP। इसका पूरा नाम यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी है। यह एक यूनिक्स प्रोग्राम यूटिलिटी है जो यूनिक्स के सिस्टम के मध्य संचार को व्यवस्थित करता है। दो यूनिक्स कंप्यूटर के मध्य डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए UUCP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। UUCP अपने संस्करण हनी, बार UUCP तथा टायलर UUCP के नाम से जाना जाता है। ये सब उसके संस्करण के नाम हैं, वर्जन के नाम हैं। अब हम जान लेते हैं SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका उपयोग इंटरनेट पर ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए होता है। चाहे वो ईमेल किसी प्रकार का हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो हो सकता है, फाइल हो सकते हैं, चित्र हो सकता है। आगे हम जान लेते हैं POP3 या IMAP4। इसका पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 और सेकंड है इंटरनेट मैसेज एडवर्टाइजिंग प्रोटोकॉल वर्जन 4। POP3 ईमेल संदेशों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक लोकल प्रोटोकॉल है। इसका प्रयोग अधिकतर इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा किया जाता है। POP3 सर्वर एक ही इनबॉक्स लो एक्सेस करने की अनुमति देते हैं। मतलब कि POP3 जो होता है ईमेल संदेशों को सिर्फ प्राप्त कर सकता है। IMAP4 प्रोटोकॉल उन प्रयोगकर्ताओं को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है जो एक से अधिक कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। IMAP4 सर्वर जो होता है मेल को एक्सेस करने के लिए सर्वर के एक से अधिक फोल्डर को एक्सेस करने की अनुमति देते हैं। तो इस प्रकार से
POP3 IMAP कार्य करते हैं, जो कि ईमेल के लिए होते हैं। अगला नंबर है X400। इस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है ईमेल कनेक्टिविटी के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से बाइनरी फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन MIME। इस प्रोटोकॉल का प्रयोग मल्टीमीडिया फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। ईमेल के माध्यम से जो भी मल्टीमीडिया डाटा भेजा जाता है वह MIME के द्वारा भेजा जाता है। नेक्स्ट है ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज कंट्रोल। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के समय एरर को हैंडल करता है। मतलब किसी प्रकार की गलती, कोई भी प्रकार का एरर आता है तो उसको ये हटाने का कार्य करता है तथा एरर को IP डाटाग्राम के साथ सेंडर को भेजता भी है। जो भी गलती प्राप्त हो जाती है उसको IP एड्रेस के साथ में भेजने वाले मतलब कि सेंडर के पास वापस सेंड कर देता है। नेक्स्ट है SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसका पूरा नाम सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। इसका प्रयोग TCP/IP प्रोटोकॉल को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यह प्रोटोकॉल एडमिनिस्ट्रेटर को नेटवर्क डिवाइस को कनेक्ट करने तथा मांगे करने की सुविधा देती है। नेक्स्ट है PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इसका पूरा नाम होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। PPP नेटवर्क के लिए डायल अप कनेक्शन उपलब्ध कराता है। सामान्यतः PPP का प्रयोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा अपने ग्राहकों को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। अब हम जान लेते हैं UDP के बारे में। तो UDP का पूरा नाम होता है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यह एक सरल ट्रांसपोर्ट लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। यह एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। मतलब कि जब डाटा ट्रांसफ़र होता है तो यह प्रोटोकॉल सेंडर और रिसीवर के बीच कनेक्शन को इस्टेब्लिश नहीं करता है। मतलब कि सेंडिंग करने वाले और रिसीव करने वाले के बीच कनेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है इसकी जानकारी नहीं रखता है। इसी को बोला जाता है UDP यूज़र डाटा ग्राम प्रोटोकॉल। अब हम जान लेते हैं प्रोटोकॉल कैसे काम करता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल के कार्य करने के तरीके को समझने के लिए TCP प्रोटोकॉल को उदाहरण लेते हैं। जब हम वेब ब्राउज़र पर किसी वेब पेज के लिए अनुरोध या मतलब कि रिक्वेस्ट करते हैं तो हम उस वेब पेज को लाने के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं इसको थोड़ा समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट पर मौजूद सभी वेब पेज एक सर्वर पर मौजूद होते हैं और जब हम ब्राउज़र से किसी वेब पेज की मांग करते हैं तो वह सर्वर को इसकी रिक्वेस्ट भेजता है। चूँकि सभी वेब पेज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मतलब कि HTML में लिखे हुए होते हैं, इसलिए सर्वर जो होता है ब्राउज़र को उस वेब पेज की HTML फाइल भेजता है। अब उस फाइल को क्लाइंट तक लाने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल अपना कार्य करते हैं। इसमें सबसे पहले HTTP प्रोटोकॉल काम में आता है क्योंकि इसके बिना किसी भी वेब पेज का ट्रांसमिशन संभव नहीं है। दूसरा काम होता है TCP प्रोटोकॉल का। यह सर्वर और क्लाइंट के बीच कनेक्शन बनाने का कार्य करता है। जब TCP संपर्क बना लेता है तो यह उस HTML फाइल को कई पैकेट्स में तोड़ देता है जिसे हम डाटा पैकेट्स भी कहते हैं। इसके बाद उनको नंबर देता है जैसे कि डाटा पैकेट 1, डाटा पैकेट 2, डाटा पैकेट 3 आदि। अब तीसरा काम होता है IP प्रोटोकॉल का। यह TCP प्रोटोकॉल को क्लाइंट का एड्रेस बताता है जहां फाइल भेजनी होती है।
क्लाइंट का पता मिलते ही टीसीपी उस HTML फाइल को डेस्टिनेशन तक भेज देता है, जिसके बाद वह फाइल असेंबल होकर वापस अपने ओरिजिनल रूप में क्लाइंट को मिल जाती है। तो इस तरीके से ये कार्य होता है। अब हम जान लेते हैं प्रोटोकॉल का क्या उपयोग है। प्रोटोकॉल जो होता है कई प्रकार के होते हैं और सभी के काम करने का तरीका भी अलग अलग होता है, इसलिए ज़रूरत के अनुसार अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के प्रोटोकॉल उपयोग किए जाते हैं। प्रोटोकॉल के कुछ कॉमन उपयोग होते हैं, चलिए जानते हैं। तो फर्स्ट नंबर देखेंगे, नेटवर्क में दो डिवाइस आपस में कैसे जुड़ेंगे इसका निर्धारण करना। ठीक है, मतलब ये निर्धारित करता है कि नेटवर्क में दो डिवाइस किस प्रकार से आपस में जुड़ सकेंगे। सेकंड है डाटा ट्रांसफ़र का मेथड तय करना, डाटा किस प्रकार से ट्रांसफ़र होगा इसको डिसाइड करता है ये। नेक्स्ट है डाटा का स्ट्रक्चर या फॉर्मेट निर्धारित करना, मतलब कि डाटा किस प्रकार का है, इमेज है, कोई टेक्स्ट है, कोई वीडियो है, कोई फ़ोटो है, मतलब क्या है, उस डाटा का फॉर्मेट क्या है ये निर्धारित करता है। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन की स्पीड तय करना, और जो डाटा है कितनी गति से ट्रांसमिट हो रहा है उसको निर्धारित करता है। नेक्स्ट है किसी एरर के आने पर उसे मैनेज करना, मान लो डाटा ट्रांसमिशन के दौरान कोई गलती हो गई, कोई एरर हो गया, तो उसको किस प्रकार से मैनेज करना है ये भी प्रोटोकॉल करता है। अब हम जान लेते हैं प्रोटोकॉल के क्या क्या फ़ायदे हैं। एडवांटेजेस ऑफ प्रोटोकॉल। फर्स्ट, अलग अलग हार्डवेयर को नेटवर्क से जोड़ना और उनके बीच इंफॉर्मेशन शेयर करना और इंस्ट्रक्शन देना काफ़ी मुश्किल काम होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें। यह काम प्रोटोकॉल द्वारा ही संभव हो पाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वजह से कई सारे कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ा जा सकता है और उनके बीच सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है, चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में स्थित क्यों न हो। तो इसकी जो जानकारी होती है ये भी प्रोटोकॉल के द्वारा ही तय किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल की वजह से मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन का काम भी आसान हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रोटोकॉल के फ़ायदे हैं। अब हम उसके कुछ डिसएडवांटेज भी जान लेते हैं। तो जहाँ प्रोटोकॉल का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना फ़ायदेमंद है, वहीं इसके स्टैंडर्ड में कुछ कमी भी हो सकती है, तो यह एक इंटरनेशनल समस्या भी बन सकता है। नेक्स्ट है फिक्स्ड स्टैंडर्ड होने की वजह से सभी कंपनीज और मैन्युफैक्चरर को इसे फॉलो करना होता है और इसकी वजह से खुद की कोई नई टेक्निक यूज़ करने में परेशानी आ सकती है। तो ये थे प्रोटोकॉल के कुछ नुकसान। तो क्योंकि नियम पहले से ही बने बनाए रहते हैं, इसलिए जो भी कंपनीज होते हैं या मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको उसी के नियम को फॉलो करना पड़ता है और अपना कोई नियम नहीं लगा सकते, इसलिए उनको थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। तो आज का क्लास में बस इतना ही था। थैंक यू।